हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मध्य प्रदेश बीजेपी के उम्रदराज नेता सत्ता का मोह छोड़ पाएंगे या नहीं, ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिलना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। दरअसल बीजेपी के कई नेता पार्टी के 70+ वाले फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, 2 कैबिनेट मंत्री, करीब 13 विधायक साल 2023 के चुनाव तक 70 की उम्र पार कर लेंगे, लिहाजा उन्हें टिकट मिलने में मुश्किल हो सकती है। हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए, उन पर अगर नजर डाली जाए तो साफ है कि देश की राजनीति में 70 से ज्यादा उम्र के नेताओं की संख्या अब तेजी से घट रही है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश बीजेपी के इस फॉर्मूले ने बुजुर्ग नेताओं की धड़कन भी बढ़ा दी है। युवा नेतृत्व की बात करने वाली कांग्रेस इसे कुछ नेताओं को घर बैठाने की बीजेपी का तरीका बता रही है। भारतीय जनता पार्टी परंपरागत वंशवादी राजनीति से नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी जनमानस को समझते हुए, आपके मन में क्या है इसको समझते हुए नेतृत्व को आगे करती है। हमारे नेतृत्व की कमी नहीं है, तो जैसा जो भी निर्णय होगा आपके सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की सुख सुविधाओं को दृष्टिगत कर ऐसे कई निर्णय होते हैं, फार्मूले बनते हैं। बाबूलाल गौर साहब को सरताज सिंह जी को निपटाना था, तब भी यह फार्मूला बना था, जबकि 70 पार और लोग दिल्ली से लेकर भोपाल और अन्य राज्यों तक सत्ता का सुख आज भी भोग रहे हैं। अब वैसा ही फार्मूला फिर विधानसभा के लिए आ रहा है, ताकि प्रतिद्वंदियों को निपटा दिया जाए और वे सीनियर लोग जो मुख्यमंत्री की या अन्य मंत्रियों की, सीनियर मंत्रियों की दौड़ में हैं, उनका हिसाब किताब कर दिया जाए। तो बड़ी बहस के आज के इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 बेहद मुखर प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी पार्टी का पक्ष रखेंगे और कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी बताएंगे कि उनकी इस पार्टी पर क्या राय है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। आशीष जी, मेरा पहला और सीधा सवाल सीधे आपसे, क्योंकि बात यहां पर बीजेपी की ही हो रही है। चलिए ठीक है, आशीष जी से अभी फिलहाल हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत जी, अक्सर हम देखते आए हैं बीजेपी में कि 70+ फॉर्मूले की बात की जाती है और पिछले कुछ पुराने ट्रेंड की अगर बात की जाए तो यही देखा गया है। आप क्या राय रखते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो युवाओं को क्या मौका मिलेगा या बुजुर्गों के सहारे ही चलने वाली है आपकी पार्टी? देखिए आदरणीय आकांक्षा जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा तो कांग्रेस पार्टी का मापदंड विजय का मापदंड है, गुड गवर्नेंस का मापदंड है। जहां जरूरत होती है युवा नेतृत्व को आगे करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी, कांग्रेस नेतृत्व कभी भी एक फार्मूला लाके अपने विरोधियों को या पार्टी के प्रतिद्वंदियों को नेतृत्व कभी भी खत्म करने का कार्य नहीं करता। ये बात सत्य है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में लगातार चला रहा है। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 80% युवा कैबिनेट दी थी इस मध्य प्रदेश को। पहली बार मुझे लगता है मध्य प्रदेश की इतिहास में कमलनाथ जी की कैबिनेट जितनी युवा थी उतनी कैबिनेट आज तक किसी ने नहीं थी। 17 साल से 15 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार थी, उसमें भी नहीं थी और अभी भी नहीं। पहली चीज, अब आप इसमें भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जैसे अभी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय के मिश्रा जी ने स्पष्ट किया कि प्रतिद्वंदियों को निपटाने के लिए लगातार कार्य किया जाता है, चाहे वो दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी या अमित शाह या मध्य प्रदेश में बैठे शिवराज सिंह या दूसरे नेता। आज आपसे, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मित्र यदि कनेक्टेड है तो वो उनसे पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। 72 साल के हो जाएंगे 3-4 महीने बाद नरेंद्र मोदी जी। क्या भारतीय जनता पार्टी इतना मादा रखती है कि नरेंद्र मोदी जी को कह दे कि अब आपको अगला चुनाव 2023 में नहीं लड़ना, क्योंकि तब आप 74 साल के हो जाएंगे, 74+ हो जाएंगे, 74+। तो अगर आपने ये फार्मूला
सुमित्रा महाजन जी पे अपनाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी पे अपनाया, मुरली मनोहर जोशी जी पे अपनाया, दूसरे अन्य वरिष्ठ नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र बिल्कुल मोदी ने अजीत जी, अपनाया। तो आपके इन प्रश्नों का जवाब मैं सीधे आशीष जी से ही ले लेती हूँ। आशीष जी, कुछ उदाहरण गिनाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, और सीधा सवाल आपसे भी कि क्या 2023 के चुनाव में भी 70+ का फॉर्मूला दिखेगा हमें, और अगर दिखता है तो बाकी सीनियर लीडर्स का क्या होगा? एक ही फॉर्मूला होता है आकांक्षा जी, वो है विनेबिलिटी। कौन बीते 5 साल में जनता की सुख दुख में साथ रहा, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका बनाई, इन सब पर हम टिकट देते हैं, ना जातिवाद, ना परिवारवाद, ना तुष्टीकरण। अब मेरे कांग्रेसी मित्र तो इसको कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जो पार्टी स्वयं सिर्फ एक खूंटे पे टंगी हो और राहुल गांधी कैसे भी प्रधानमंत्री बन जाए और उनका चैलेंजर कोई ना बने, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, सचिन पायलट हो, ऐसे सभी युवा तुर्कों को निपटाने पर लगे हों, वो हमें युवाओं का ज्ञान दे रहे हैं, तो बड़ा हास्यास्पद है। वैसे मध्य प्रदेश में युवा जो कैबिनेट की बात कर रहे हैं वो क्यों बनी थी, ये भी पूरा मध्य प्रदेश। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले तो आपने इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो पूरा कर दिया कि सबके सबको कैबिनेट का दर्जा दे दिया। तो ये ज्ञान कांग्रेसी देना बंद करें, जरा अपने अंदर झांक कर देखें कि उन्होंने क्या किया। अगर उन्होंने सही में इस देश में युवा राजनेताओं को बढ़ाया होता तो आज गांधी और ये जो नकली नेहरू परिवार है ये सबके सब खतरे में होता। मैं दोबारा दोहराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देती है, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, जनता की भावना का आदर करती है। जिसको उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो बोर्ड होता है वो समझता है कि वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे, उसको टिकट दिया जाता है। बाकी ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ठीक है, अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीत जी पक्ष रखिए अपना, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम दूसरे कुछ पॉइंट्स के साथ आगे आते हैं, लेकिन यहाँ पर परिवारवाद ही हावी देखने को मिलता है। देखिए आकांक्षा जी, आप बात करेंगे तो सुमित्रा महाजन जी क्या जनता की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतर रही सांसद के रूप में, जो उनको घर बैठा दिया गया? क्या मुरली मनोहर जोशी जी नहीं उतर रहे थे, आडवाणी जी नहीं उतर रहे थे, जिनने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, इस स्तर पर लाए? क्या बाबूलाल गौर साहब जो माइलस्टोन थे, जिन्होंने विकास को, भारतीय जनता पार्टी को गुड गवर्नेंस दिखाया, शहरों का विकास कैसे होता है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाया, गवर्नेंस को, उनको वो जनता की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे थे जो उनके टिकट काटे गए? अब 2023 में जो गोपाल भार्गव जी का चेहरा दिखाया जा रहा है या बिसाहूलाल सिंह जी का दिखाया जा रहा है, तो ये लोग क्या, गोपाल भार्गव जी तो लगातार जीतते चले आ रहे, तो ये क्या गवर्नेंस पे नहीं आ रहे? तो ये सब निपटाने का काम है। जहां तक मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो हम गांधी नेहरू परिवार पे अखंड विश्वास करते हैं। गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस पार्टी की धुरी है। कांग्रेस पार्टी में राजनेता का बेटा यदि योग्य है तो निश्चित रूप से आगे आएगा, वो चुनाव लड़ेगा। ये बात कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है, कभी इसको डिनाई नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की तरह दोहरा चरित्र नहीं है। अभी 125 नाम गिना दूंगा यहीं बैठे बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिनके पुत्र लगातार विधायक, मंत्री और सांसद हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, हमें मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के लोग कमलनाथ जी के मैनेजमेंट और नेतृत्व को देख के घबरा गए थे, इसीलिए उनकी इसी तरीके की बातें कर रहे थे। अब 2023 में भी इसी तरीके का उनको खतरा है। अजीत जी, अगर इसी तरह की परिपाटी रही जाएगी तो फिर उसके बाद नए चेहरों को मौका कब मिल पाएगा? एक सवाल तो ये, और मैं इसका जवाब आपसे जरूर लूंगी। अभी मैं आशीष जी से बात करना चाहूंगी। आशीष जी, जो सवाल पूछे उसको तो आप जवाब दीजिएगा ही, और उसके साथ ही गुड गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया और अभी भी ये फील्ड पर है, लगातार काम करते आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर इन्हें साइडलाइन किया जाएगा बीजेपी के 70+ फॉर्मूले के साथ, तो असंतोष को कम कैसे किया जाएगा और इन्हें कैसे एडजस्ट करेगा? इसके बीजेपी क्या करेगी? नहीं, देखिए ये तो सब हाइपोथेटिक क्वेश्चंस हैं कि किसको साइडलाइन किया जाएगा, किसको नहीं। ये तो सिर्फ आपने बना लिया और उस पर हम चर्चा करने लगे। ये सभी बड़े सम्मानीय नेता हैं और कम से कम मेरा तो विशेषाधिकार है ही नहीं ये तय करने का कि ये लोग होंगे या नहीं।
तो इसलिए फालतू की इन बातों को चर्चा करने का मुझे लगता है कि कोई औचित्य नहीं है। सर बाकी जो हाइपोथेटिकल नहीं, अजीत जी अभी कह तक रहे हैं, ट्रेंड भी यही बताता है। पुराने अगर तो चुनाव की कहाँ अगर से? बात की जाए तो मात्र 2018 में जब चुनाव हुए तो सिर्फ नहीं, 9 इनके चेहरे थे, उनमें से वरिष्ठ- 4 लोगों ने। सुनिए, हाइपोथेटिकल सुनिए, बातें तो नहीं है, आकांक्षा ट्रेंड के ही जी, बेसिस पर हम लोग मैं चर्चा कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल बात इसलिए है क्योंकि आप जिन नेताओं का चेहरा लगा रहे हैं, आप कैसे तय कर रहे हैं? ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और इस पर हमने डिबेट भी रख ली। चलिए ठीक है, इस पर मैं अपनी बात करता हूं। मेरे जब कांग्रेसी मित्र अपनी बात, अजीत जी सुनिए ना, मैंने आपको बीच में नहीं रोका। मेरे जब कांग्रेसी मित्र अपनी बात रख रहे थे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इनके जो मूल सिद्धांत है और भावना है और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। कांग्रेसियों के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपनी पार्टी का विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, भारत माता के वैभव को अजर अमर करने के लिए काम करता है। तो उसके लिए चुनाव लड़ना कई कामों में से एक काम होते हैं। तो बिल्कुल आशीष जी, कुछ ही दिनों में जब नामों का ऐलान होगा 2023 का, जब माहौल बने लगेगा चुनाव का, तब हम जरूर देखेंगे कि महज हाइपोथेटिकल बातें थी या वाकई बीजेपी 70+ के ऊपर काम करती है या नहीं करती है। असंतोष रहेगा तो उसको किस तरह से एडजस्ट करेगी और कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है या नहीं मिलता है। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में जुड़ने के लिए शुक्रिया आप दोनों का।